बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम नए वीक के साथ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। हमने जो है वो लास्ट टाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स शुरू किया था, तो उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन भी पढ़ा, फिर मोनोसेक्राइड्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में मोनोसेक्राइड्स के बाद जो नेक्स्ट हैं वो है ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो हम उसको आज गहराई में पढ़ेंगे। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। असल में हमने जो मोनोसेक्राइड्स पढ़े हैं वो हैं सिंपल शुगर्स, सिंपल। जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं और पॉलीसेक्राइड हैं ये हैं कम्प्लेक्स। कितने कम्प्लेक्स हैं? ये इतने कम्प्लेक्स हैं कि मोनोसेक्राइड से मिल के बनते हैं। ये ऊपर देखें ना ये डायग्राम कि ये एक मोनोसेक्राइड है, फ़र्ज़ करें ये ग्लूकोज है, फिर दो ग्लूकोज आपस में जुड़ गए वो हो गया डाइसेक्राइड, फिर 3-4 जुड़ गए वो हो गया ओलिगोसेक्राइड, फिर हज़ारों जब जुड़ जाते हैं वो हो जाता है पॉलीसेक्राइड। यानी मोनोसेक्राइड के मिलकर ये बनते हैं। तो फिर ज़ाहिर है ये कम्प्लेक्स हुए और मोनोसेक्राइड्स क्या हुए, सिंपल। तो हम आगाज़ करते हैं, व्हाट आर ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं, जो मोनोसेक्राइड्स से अब हम उनको कंपेयर कर रहे हैं कि दे आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट। ये कम मीठे होते हैं मोनोसेक्राइड्स की निस्बत, ये इनका मीठापन कम है। मीठे ये भी हैं लेकिन उनसे कंपैरेटिवली कम है। पानी में भी हल हो जाते हैं लेकिन लेस सॉल्युबल। मोनोसेक्राइड्स की निस्बत ये कम हल होते हैं। फिर ज़ाहिर है मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर्स थी, ये कम्प्लेक्स हैं। तो ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोसेक्राइड यील्ड फ्रॉम 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो इनसे मोनोसेक्राइड मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 to 10, 2 से लेकर 10 तक। इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि कम अज़ कम 2 मोनोसेक्राइड और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मोनोसेक्राइड से मिलकर ओलिगोसेक्राइड बनते हैं। यानी 2 वाला भी होगा, 3 वाला भी होगा, 4 वाला भी होगा, 5 वाला भी होगा, 6, 7, 8, 9, इसी तरह मैक्सिमम 10 तक जुड़ जाएं तो वो होगा ओलिगोसेक्राइड। 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड जुड़े होंगे तो वो होंगे पॉलीसेक्राइड। तो फ़र्ज़ करें हमने एक ओलिगोसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस की, उससे 2 मोनोसेक्राइड हासिल हुए तो उसे कहेंगे डाइसेक्राइड, क्योंकि वो 2 से मिलकर बना था तो ज़ाहिर है उससे 2 ही हासिल होने थे। अगर हमने उसकी हाइड्रोलिसिस की तो 3 हासिल हुए, 3 मोनोसेक्राइड, तो उसे हम कहेंगे ट्राइसेक्राइड। एंड सो ऑन, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ठीक है, ऑक्टा, डेका, इस तरह ये डिपेंड्स अपॉन के वो डाइसेक्राइड है तो उससे 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे, अगर वो ट्राइसेक्राइड है तो 3। यानी ये इस तरह ही है जैसे एक दीवार है, एक दीवार 5 ईंटों से मिलके बनी है, तो जब दीवार को तोड़ेंगे तो 5 ईंटें ही हासिल होंगी ना। तो अगर एक मोनोसेक्राइड, अगर एक ओलिगोसेक्राइड 6 मोनोसेक्राइड से मिलके बना है तो जब उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उससे 6 मोनोसेक्राइड ही हासिल होंगे। 10 से मिलके बना है तो 10 ही हासिल होंगे। पर 10 से ज़्यादा अगर हासिल हो रहे हैं इसका मतलब फिर वो ओलिगोसेक्राइड नहीं है। ओलिगो जो है ना, ओलिगो का लफ्ज़ी मतलब ही होता है ए फ्यू, कुछ। अब कुछ कितने हैं? 2 से 10 तक को हम कुछ कैटेगरी में रखेंगे। तो 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड जुड़े तो वो ओलिगोसेक्राइड्स। 10 से जुड़े ज़्यादा तो हज़ारों में, सैकड़ों में, फिर वो होंगे पॉलीसेक्राइड। अब जुड़ते कैसे हैं? तो आखिरी लाइन में लिखा है द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड इज़ कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं। अब वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है वो आपको दिखाते हैं, ये आगे डायग्राम में देखें। ये ग्लूकोज है, ये मोनोसेक्राइड है, ये रिंग स्ट्रक्चर उसका ग्लूकोपायरानोज। ये दूसरा ग्लूकोज है, ये उसका रिंग स्ट्रक्चर है। जब 2 ग्लूकोज आमने सामने आते हैं तो देखें ये इसका कार्बन नंबर 1 है, इसका OH ग्रुप, ये इसका कार्बन नंबर 4 है, ये इसका OH ग्रुप। अगर मैं इसको जूम करके बड़ा करता हूँ आपको समझाने के लिए, तो देखें ये OH ग्रुप और ये OH ग्रुप ये आमने सामने आ गए। जब 2 ग्लूकोज आमने सामने आते हैं तो दोनों का वो कार्बन नंबर 1 और ये दूसरे का कार्बन नंबर 4, ये OH आमने सामने आते हैं। तो होता क्या है, एक तरफ से H, वो चाहे इधर से आ जाए चाहे इधर से आ जाए, दूसरी तरफ से OH, वो आपस में फ्यूज़ होते हैं, वाटर मालिक्यूल रिलीज़ होता है, इस अमल को कहते हैं कंडेंसेशन। जब 2 मालिक्यूल जुड़ें और उनसे वाटर मालिक्यूल रिलीज़ हो इसे कहते हैं कंडेंसेशन।
अब दोनों के वाटर मालिक्यूल रिलीज़ होने की वजह से ज़ाहिर है, देखें इसका भी OH था, फ़र्ज़ करें OH इधर से आ गया और H इधर से आ गया तो वाटर निकल गया, दरमियान में तो इसका O रह जाएगा ना। वो जो बॉन्ड बनेगा, एक O रह गया सेंटर में, इस बॉन्ड को हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और चूँकि दो ग्लूकोज जुड़े हैं इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा डाइसेक्राइड, और असल इस कंपाउंड का नाम है माल्टोज। दो ग्लूकोज जुड़े तो उससे बन गया माल्टोज। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इस तरह से बनता है, तो ये आपने इस तरह से याद करना है। देखें जब पानी निकला इसमें से तो बॉन्ड बना। अब इसी बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो ऊपर उन्होंने बताया इसकी हाइड्रोलिसिस करनी तो वाटर ऐड करना पड़ेगा, प्लस H2O लिखा है कि अगर हम माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करना चाहते हैं उसमें वाटर ऐड होगा तो फिर ये दोबारा से दो ग्लूकोज बन जाएंगे। अब दोबारा से दो ग्लूकोज को जोड़ेंगे तो वाटर रिलीज़ होगा, उससे फिर माल्टोज बन जाएगा। तो ये तो एक माल्टोज है। इस तरह के और भी बहुत से डाइसेक्राइड्स हैं, ट्राइसेक्राइड्स हैं। अगर दो जुड़े हैं यहाँ पे तो ये डाइसेक्राइड है। अब देखिए यहाँ पे भी एक OH है, डाइसेक्राइड बनने के बाद भी देखें तो यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है। इसका मतलब इधर से भी एक और ग्लूकोज जुड़ सकता है, लेफ़्ट साइड से इधर से एक और ग्लूकोज जुड़ सकता है। तो जब और ग्लूकोज जुड़ेंगे तो डाई से ट्राई भी हो जाएगा, टेट्रा भी हो जाएगा, पेंटा भी हो जाएगा, हेप्टाडेका तक। इसे हम ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। अगर 10 से ज़्यादा जुड़ गए तब ये होगा बेसिकली पॉलीसेक्राइड। तो आपकी बुक में मुख्तलिफ ओलिगोसेक्राइड्स की मिसालें दी गई हैं। जो इम्पोर्टेंट डाइसेक्राइड्स हैं वो है माल्टोज, जो पीछे आपको बना हुआ दिखा दिया, फिर है सक्रोज और फिर है लैक्टोज। जो सबसे मशहूर या सबसे ज़्यादा फेमिलियर जिसको आप जानते भी हैं वो है शक्कर, आपकी चीनी, डाइसेक्राइड, सक्रोज, केन शुगर, ज़ाहिर है गन्ने से हासिल होती है। इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, यानी कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। तो ये इसका फार्मूला है C12H22O11। तो देखें ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, ये आपस में जुड़ गए और इससे बन गया सक्रोज। ये सक्रोज है। अब आप कह रहे होंगे ये कोनों में कार्बन क्यों नहीं है? तो ये अंडरस्टूड होता है जब हम कार्बोहाइड्रेट्स के रिंग बनाते हैं ना, तो यहाँ कार्बन ना भी लिखें, बस कोने बना दें, तो ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ कार्बन है। आप कार्बन लिख भी सकते हैं, ना भी लिखेंगे तो खैर है। हाँ, किनारे पे जब कोई CH2 वाला बॉन्ड है वहाँ कार्बन लिखना ज़रूरी है। ये वाले जो रिंग्स के जो कॉर्नर है यहाँ पे कार्बन ना भी लिखें तो अंडरस्टूड होता है कि ये कार्बन है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बन गया सक्रोज। तो ये एक डाइसेक्राइड है क्योंकि दो मोनोसेक्राइड मिले उससे ये बना है। तो ये तो थे आपके ओलिगोसेक्राइड्स। कि ओलिगोसेक्राइड्स क्या हैं? ये बेसिकली मोनोसेक्राइड से थोड़े से कम्प्लेक्स हैं। कितने के कम्प्लेक्स हैं कि 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड मिलकर एक ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। कम से कम 2 मोनोसेक्राइड वाला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वाला। इन बिटवीन 3 वाले भी हैं, 4 वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं। नेक्स्ट है जी पॉलीसेक्राइड्स। Polysaccharides are the most complex and most abundant carbohydrate in nature। जी, सबसे ज़्यादा पेचीदा, सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा मिकदार में पाए जाने वाले वो हैं पॉलीसेक्राइड्स। ये आमतौर पे ब्रांच्ड होते हैं, शाखों वाले होते हैं, यानी इनमें हज़ारों ग्लूकोज जुड़ सकते हैं, हज़ारों किस्म के दूसरे मोनोसेक्राइड जुड़ सकते हैं, तो शाखें भी बनती हैं। और ये टेस्टलेस होते हैं, इनका टेस्ट नहीं होता इतना, यानी इनमें मिठास नहीं होती। और दे आर फाउंड बाय सेवरल मोनोसेक्राइड यूनिट्स लिंक्ड बाय ग्लाइको। तो सेवरल का मतलब बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा सैकड़ों भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हज़ारों भी हो सकते हैं। मोनोसेक्राइड जुड़कर ये बनते हैं। सारे मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे कैसे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए। तो जाहिर है जब सैकड़ों हज़ारों मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ गई कि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होगा। और दूसरा, ये पानी में भी बमुश्किल ही हल होंगे। जो जितना कम्प्लेक्स होता जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब मोनोसेक्राइड सिंपल हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। ओलिगोसेक्राइड उनसे ज़रा कम्प्लेक्स हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई। और ये सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं पॉलीसेक्राइड, तो इनकी स्पैरिंगली का मतलब जो बमुश्किल ही हल हो, ना हल होने जैसा हिसाब ही। तो इम्पोर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स में क्या क्या है जी? स्टार्च है, ग्लाइकोजिन है, सेलुलोज है, इसके अलावा डेक्स्ट्रिन, एगर, पेक्टिन वगैरह।
आपके जो सिलेबस में जिनके बारे में बताया वो है स्टार्च, ग्लाइकोजिन और सेलुलोज वगैरह हैं। तो हम पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ स्टार्च। स्टार्च जिसे हम उर्दू में निशास्ता भी कहते हैं, तो ये आपके फलों में पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स, बीज वगैरह में, ठीक है, दालें वगैरह या ट्यूबर्स वगैरह आप कह लें, ये जो आलू होता है जैसे उसमें ये स्टार्च ही होता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स। एनिमल के लिए ये खुराक का सोर्स है, क्यों? क्योंकि एनिमल जो पौधों को खाते हैं तो वो पौधों से असल में क्या ले रहे होते हैं? स्टार्च ही ले रहे होते हैं। कई एनिमल्स हैं जो फल खाते हैं, कई एनिमल्स हैं जो पौधों के बीज खाते हैं, कई एनिमल्स पौधों के पत्ते खाते हैं, कई एनिमल्स पौधों के ट्यूबर्स खाते हैं। तो वो असल में पौधे के अंदर स्टार्च होता है। पौधा अपने पौधे के अंदर जो खुराक बनती है वो स्टार्च की सूरत में ही फिर स्टोर हो जाती है। फिर जानवर जो पौधे खाते हैं वो असल में पौधे से क्या खाते हैं? स्टार्च। स्टार्च की जब हाइड्रोलिसिस होती है, इससे क्या हासिल होता है? ग्लूकोज। क्योंकि ये ग्लूकोज से मिलके बना है, तो जाहिर है इससे जो है वो ग्लूकोज ही हासिल होगा। वो कहते हैं ना, वो आलू के बारे में, नया आलू जो है वो नमकीन नमकीन होता है, और जो पुराने आलू होते हैं वो ज़रा मीठे हो जाते हैं। वो मिठास ग्लूकोज की होती है, क्योंकि आलू के अंदर तो स्टार्च होता है। अभी हमने ऊपर कह दिया इट इज़ प्रेजेंट इन ट्यूबर्स, तो आलू के अंदर तो स्टार्च है। तो स्टार्च के बारे में अभी हमने कहा पॉलीसेकेराइड का तो टेस्ट ही नहीं होता, फिर अब आलू मीठे कैसे हो जाते हैं? वो इसलिए कि जब आलू पुराने हो जाते हैं तो वो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होना शुरू हो जाती है, और हाइड्रोलिसिस से जब आलू के अंदर ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज तो एक मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड मीठे होते हैं, तो फिर थोड़ा थोड़ा, जो इतना भी मीठा नहीं होता कि वो गुलाब जामुन बन जाए, पर फिर भी उसमें थोड़ा सा मिठास जो आ रही होती है वो किस चीज़ की है? कि थोड़ा सा स्टार्च हाइड्रोलाइज हुआ होता है। सारा स्टार्च ही हाइड्रोलाइज हो गया तो फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होगा। बस थोड़ी बहुत ही हाइड्रोलिसिस होती है, इसलिए वो थोड़ी बहुत मिठास उसमें आती है। अब स्टार्च की आगे दो टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब हमने कहा ग्लूकोज जुड़कर स्टार्च बनता है, तो अमाइलो स्टार्च में क्या होता है? ग्लूकोज जुड़े हैं लेकिन कोई ब्रांच नहीं बनी, अनब्रांच है, और ये पानी में हल होता है। कौन से? गर्म पानी में। और जो अमाइलोपेक्टिन में जो है ब्रांच होते हैं, ग्लूकोज जुड़े हैं, कई जगहों पे ब्रांचेस भी बनाई हैं, तो फिर ये इनसॉल्युबल होता है। आगे हम दोनों का स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और स्टार्च का एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं आयोडीन टेस्ट। स्टार्चेस गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। जब आयोडीन टेस्ट होता है ना, अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब में स्टार्च है और आपको कहा जाए बताएं इसमें स्टार्च है कि नहीं, आयोडीन सोल्यूशन के 2-3 कतरे डालें, वो सारा नीला हो जाएगा, इससे कन्फर्म हो गया अंदर स्टार्च। इसकी केमिकल बेसिस है क्यों नीला होता है, वो जब हम वो क्या प्रैक्टिकल सेक्शन पढ़ते हैं ना, तो तब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो बस आप ये ज़हन में रखें यहाँ पे कि स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होके ग्लूकोज बनता है, और जब स्टार्च का टेस्ट किया जाता है आयोडीन टेस्ट, तो उससे ब्लू कलर आता है। अब ये आपके सामने अमाइलोज है और अमाइलोपेक्टिन। ये देखें, ये स्ट्रेट चेन है। अमाइलोज एक लंबे धागे की तरह है, ग्लूकोज ऐसे जुड़ते जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ एन का मतलब, एन का मतलब क्या है? 1000 भी हो सकता है, 100 से लेके 1000 तक, जितने मर्जी जो हैं वो ग्लूकोज जुड़ेंगे तरतीब वाइज लंबी चेन में, तो उसे हम कहेंगे अमाइलोज। पर अगर ग्लूकोज जुड़े भी हैं, फिर शाखें भी बन गई हैं, ब्रांचेस भी बन गई, फिर उसे हम कहेंगे अमाइलोपेक्टिन। ये देखें, ये सीधी चेन थी, पर यहाँ पे भी ऊपर भी एक ग्लूकोज जुड़ गया, फिर इधर को चेन चली गई, फिर इसके ऊपर भी एक ग्लूकोज जुड़ सकता है, फिर ऊपर को चेन चली जाएगी। तो ऐसे चेन भी बन रही हैं लेकिन ब्रांचेस भी बनी जा रही हैं, तो उसे हम कहेंगे अमाइलोपेक्टिन। तो आपकी बुक में तो ऐसा नहीं मेंशन, उन्होंने कोई डायग्राम नहीं बनाई हुई, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए बनाई ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ब्रांचेस का मतलब क्या है और अन ब्रांच का क्या मतलब है। फिर दूसरे नंबर पे है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन भी स्टार्च ही है, पर वो पौधे अपनी खुराक स्टार्च की सूरत में स्टोर करते हैं, तो जानवरों में जो खुराक स्टोर होती है उनके जिस्म के अंदर वो ग्लाइकोजिन होती है, इसलिए इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इट इज़ द चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द एनिमल बॉडी। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? हमारे जिगर में ग्लाइकोजिन होती है, मसल्स में ग्लाइकोजिन होती है,
अगरचे सारे सेल्स में ही पाई जाती है, जिस्म के हर सेल में, लेकिन ज़्यादा कहाँ है, मसल्स में और लीवर में। ये भी स्टार्च की तरह ही है, पानी में हल नहीं होता। बस फ़र्क क्या है, स्टार्च ब्लू कलर देता था आयोडीन के साथ, पर जो ग्लाइकोजिन है वो रेड कलर देता है आयोडीन के साथ। इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन। और जब इसकी भी हाइड्रोलिसिस होती है तो उससे भी ग्लूकोज ही हासिल होता है, क्योंकि ये भी ग्लूकोज से मिलके बना है। फिर आप कहेंगे भी स्टार्च भी ग्लूकोज से मिलके बना और ग्लाइकोजिन में, फिर दोनों में फ़र्क क्या है, वो स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं, फिर आपको क्लियर होगा कि ग्लाइकोजिन जो है माइलोपेक्टिन की तरह ही है, लेकिन इसकी ब्रांचेस बहुत ही ज़्यादा हाईली ब्रांच्ड होता है। इस तरह ये सीधी चेन है, फिर यहाँ ब्रांच बन गई, फिर यहाँ ब्रांच बन गई, फिर आगे जाके कहीं और ब्रांच। देखें ये ग्लूकोज ही जुड़े हुए हैं, ये सारे अगर हम इसको जूम करें ये ग्लूकोज ही जुड़े हुए हैं। लेकिन देखें यह सीधी चेन गई, यहाँ ब्रांच बन गई, आगे जाके यहाँ ब्रांच बन गई, यहाँ ब्रांच बन गई, यहाँ ब्रांच बन गई, तो ब्रांचेस ही बनी जा रही हैं। ये हाईली ब्रांच्ड होता है जो जानवरों के अंदर ग्लाइकोजिन है। पौधों के अंदर जो स्टार्च है, अमाइलोज की तो ब्रांच होती नहीं है, अमाइलोपेक्टिन की थोड़ी बहुत ब्रांचेज हैं, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि जैसे ग्लाइकोजिन की तरह होती। और एंड में जो पॉलीसेकेराइड आपकी बुक में आपके सिलेबस का हिस्सा है वो है सेलुलोज। सेलुलोज जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है नेचर में। सब पॉलीसेकेराइड्स के बारे में हमने पहला फिक्र कहा था, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो पॉलीसेकेराइड में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो सेलुलोज है। क्यों? क्योंकि ये पौधों की सेल वाल में पाया जाता है। और आपके इर्द गिर्द कितने पौधे हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों पौधे हैं, हर पौधे की सेल वाल में सेलुलोज है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे सेलुलोज कितना ज़्यादा है। अगर आप प्योर सेलुलोज देखना चाहते हैं, प्योर फॉर्म, तो वो जो कॉटन है जिसे हम रुई कहते हैं, कॉटन जो हमें कपास से हासिल होती, वो कॉटन जो है, कॉटन तो प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है। वो बारीक बारीक धागे होते हैं, उनसे मिलकर वो रुई बनी होती है, तो बेसिकली वो प्योर सेलुलोज है। तो ये सेल वाल में पाया जाता है और पानी में भी हल नहीं होता। खसूसियत ये इसकी पॉलीसेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड जैसी खसूसियात ही होंगी ना कि इसमें हज़ारों मोनोसेकेराइड होंगे। अब इसका भी मोनोसेकेराइड क्या है, ग्लूकोज। इसकी भी हाइड्रोलिसिस होती है तो इससे ग्लूकोज हासिल होता है। ऑन हाइड्रोलिसिस इट आल्सो यील्ड्स ग्लूकोज। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हज़म नहीं होता। हर्बीवोर्स में हज़म होता है, पर वहाँ पे भी इसलिए कि वहाँ माइक्रोनिज़म मौजूद हैं, बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ वगैरह, वो उनके एंजाइम से ही हज़म होता है। उनके अंदर एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है सेलुलेज। वो ज़रूरी, हमारे इस समय सेलुलेज है नहीं। हम जितना मर्ज़ी वो सब्ज़ियाँ खा लें, पौधे खा लें, लेकिन सेलुलोज हमारे इस समय हज़म नहीं होता। वो बिना हज़म हो ही हमारा फजले की सूरत में, वेस्ट की सूरत में खारिज हो जाता है। लेकिन जो हर्बीवोर्स हैं, जो खाते ही पौधे हैं, तो उनमें हज़म होता है। और आयोडीन टेस्ट जब इसका किया जाता है तो इससे कोई कलर नहीं आता, नो कलर विद आयोडीन। तो अब आपके साथ सामने 3 टेस्ट ट्यूब हों, आपको ना पता हो किस में स्टार्च है, किस में ग्लाइकोजिन, किस में सेलुलोज, तो आयोडीन टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा। अब तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा 2-4 कतरे तीनों टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन में हम जब डालेंगे आयोडीन, तो जिसका ब्लू कलर हो गया वो स्टार्च, जिसका रेड कलर हो गया वो ग्लाइकोजिन, और जिसका कोई कलर चेंज ना हुआ उसका मतलब है उसमें सेलुलोज है। तो ये आपके थे पॉलीसेकेराइड। अब ये सेलुलोज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें आप। ये देखें, ये पौधे का उन्होंने लीफ दिखाया, लीफ के सेल्स दिखाए, सेल्स की सेल वाल दिखाई। अब सेल वाल में देखें ये धागे हैं, ये धागे असल में क्या हैं, ये सेलुलोज के फाइबर्स हैं। और सेलुलोज के फाइबर्स को बड़ा कर लें तो असल में उसमें ग्लूकोज के धागे हैं, ग्लूकोज की लंबी लंबी चेन्स हैं, लाखों लाखों हज़ारों ग्लूकोज जुड़े हुए हैं और उनसे सेलुलोज के धागे बनते हैं। अब इसमें कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं है, ये लंबे लंबे धागे ही हैं। तो ये पौधे की सेल वाल में पाया जाता है। ये आपकी बुक में नहीं मेंशन डायग्राम वगैरह, बस मैंने आपको स्केच बताने के लिए इसको समझाने की कोशिश की है। इसको गौर से आपने समझना है, पढ़ना है। तो आज का टॉपिक एंड हो गया, आपने पढ़ लिया पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स जो हैं उनकी खसूसियात क्या हैं, उनके अंदर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता कैसे है, इम्पोर्टेंट जो ओलिगोसेकेराइड्स हैं उनकी मिसालें भी पढ़ ली। फिर पॉलीसेकेराइड्स की खसूसियात क्या हैं, फिर उनके अंदर जो मुख्तलिफ पॉलीसेकेराइड हैं, स्टार्च, फिर ग्लाइकोजिन, ग्लाइकोजिन के बाद फिर हमने
आगे पढ़ लिया कि सेलुलोज़ क्या होता है, तो इसको गौर से समझना है, पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें इम्पोर्टेंट है ये। पहली भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, हर लिहाज से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट। तो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, मैं हाजिर हूँ, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, इनबॉक्स में। तो अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।